नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना की एटलीस्ट पहली वैक्सीनेशन तो आप लोगों ने, पहले डोज की वैक्सीनेशन तो आप सभी लोगों ने ले ही ली होगी। आज मैं कुछ नए विचारों के साथ आप लोग के बीच में आया हुआ हूँ और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि मैं जो कुछ विचार आपके सामने लाऊंगा उसमें बाकायदा आप पूरी तरह से उसको कोरिलेट, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। काफ़ी हद तक नहीं, पूरी हद तक आप कर पाएंगे। और क्योंकि वो पूरी तरह से प्रचलन में है और आपके अगल बगल आपको हर जगह दिखता होगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आप देखिए 2014 में जब एनडीए की सरकार आई तो उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठना स्टार्ट हुआ, या ये कहिए कि हमारे सामने वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। हम जानते भी थे लेकिन हम बोल नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, या ये कहिए कि हम उसके ऊपर प्रश्न उठा नहीं पाते थे। उसके ऊपर धूल जमी थी, पर्दा लगा हुआ था। पर्दा लगा हुआ था सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का। पर्दा लगा हुआ था कि कोई मेरी उस बात का बुरा ना मान जाए, अगर मैं पूछ लूँगा तो क्या सोचेगा। ऐसा ना हो कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे बारे में गलत सोचने लगे या जानने वाले लोग मुझे पता नहीं क्या कहने लगे। तो उसमें से कुछ एक आध मुद्दे ऐसे थे। आप देखिए, ये मेरा जो मैंने पाया कि मैं एटलीस्ट 2014 के पहले ये नहीं जानता था। इनफैक्ट जब तक सीए नहीं आया तब तक, सीए का जो बिल पास हुआ, मैं तब तक नहीं जान रहा था कि ऐसा भी कुछ है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से हमारे देश का बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान का जनक है, जिसको कायदे आजम कहा जाता है सो कॉल्ड, और उसकी तस्वीर आज भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर बड़ी शान से लगी हुई है और वहाँ आज भी उसको, उस जिन्ना की जो है इज्जत अफजाई की जाती है वहाँ के छात्रों की तरफ से। कमाल की बात है, हमारे देश के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का क्या काम है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के 2 टुकड़े करा दिए, एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट एक्शन डे जो कलकत्ता में हुआ था उसका उसी के कहने पर हुआ था, जिसकी वजह से लाखों जाने गई। एक इस सदी में उतना बड़ा मैसेकर कभी नहीं हुआ था। उस तरह के तकरीबन 10 मिलियन के आसपास मतलब लोग हताहत हुए थे, इधर से उधर चाहे वो एक लोगों को अपनी ज़मीनें छोड़ के भागना पड़ा था, निर्प्रताप लोगों की जान गई थी। उस लोग की, उस आदमी की इज्जत अफजाई होती है हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर। और दूसरा तथ्य आप देखिए, हमारे डेमोक्रेसी का जिसे मंदिर कहा जाता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट के ऊपर आपको अच्छे से याद होगा कि उसके पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। उस पार्लियामेंट के अटैक का जो साजिश करता था, जो मास्टरमाइंड था, वो अफजल गुरु था। उस अफजल गुरु की बरसी पे जेएनयू के अंदर उसकी बरसी मनाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आते किस तरह के छात्र हैं, ये हिंदुस्तान के हैं कि उसी पाकिस्तान के हैं। उसकी बरसी मनाई जाती है, बाकायदा नारा लगाया जाता है कि अफजल हम चरिंदा हैं, तेरे कातिल जिन्ना है। मतलब ये सारे तथ्य जो है, शायद सरकार न बदलती तो ये सारे तथ्य आते ही नहीं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उसने जो इन सभी देश विरोधी तत्वों का जो सबसे बेसिक पॉइंट है, जैसे कि हम समझ लीजिए कि एक कोई मतलब कहते हैं ना कि एक एटम है, उस एटम के जो सबसे जो मेन पार्ट है, जो सेल है, उसको जाके हिट किया हुआ है। तो दर्द धीरे धीरे करके सब उभरने लगे, पर्दे धीरे धीरे करके खुलने लगे। एक तो ये मुद्दा हो गया। तब एक और भी मुद्दे देखिए आप कि आज़ादी के टाइम पे ही ये शायद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, हमारे जो प्रधानमंत्री, इनकी सबकी इच्छा थी कि ये जो तीनों देश में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ये सारे लोग जो हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, बलात् धर्म परिवर्तन हो रहा था, उनकी हत्याएँ हो रही थी, तो उनके लिए चाहते थे कि वो लोग हिंदुस्तान में आएँ। ये हमारे पिछली सरकारों, कांग्रेस की सरकारों का ही कहना था, लेकिन वो चूँकि आए नहीं। और अब ये वर्तमान सरकार के एजेंडे में था कि उसको ये करना है। अब वर्तमान सरकार के एजेंडे में होने के नाते जब वो उसको करने लगे
तो हालत ये हो गया कि हमारे देश के तथाकथित जो पीसफुल्स हैं वो और तमाम पार्टियों के साथ मिल के जो सेकुलरिज्म का जो है फ्रॉड आवरण उड़े हुई हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने में माहिर होती हैं, वो सारी पार्टियां जो हैं अब वर्तमान सरकार का विरोध करती है कि नहीं, अगर आपको बुलाना है तो सभी को बुलाइए, उसमें मुसलमान को आप छोड़ के बोलें अरे भाई जो मुसलमान है परसिक्यूशन तो वहाँ पे उन तीनों देशों में मुसलमान ही तो बाकी सारे धर्मों का कर रहा है, उसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। और कौन सा भारत सरकार ने किसी दूसरे देश के लोगों को यहाँ पे आने पे प्रतिबंधित कर दिया है। आप आइए, सीधे दरवाजे से आइए। जिस तरह से एक भारतवंशी किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पे एनआरआई हो जाता है, फिर बाद में उसको परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की मिल जाती है। तो आप इस तरह से आइए, और बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, वो आते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ऐसे ही खुलती हैं। दिल्ली को लंदन बनाने वाले एक तथाकथित नेता जो सड़जी के नाम से भी फेमस हैं, वो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो हिंदू आएंगे या सिख आएंगे उनको नहीं आने देना चाहिए, वो जासूस भी हो सकते हैं। लेकिन उसके उलट उनका ये कहना है कि मतलब जो बेचारे रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनके बारे में उनको यहाँ शरण अगर नहीं दिया गया तो वो तो पाप होगा, क्योंकि वो तो बेचारे हालात के मारे हैं। मतलब वो हालात के मारे हैं, लेकिन ये हिंदू हालात के नहीं मारे हैं। तो इसको आप ज़बरदस्त समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं खुल सकती थी, ये सारी चीज़ें वर्तमान सरकार के होने के नाते ही खुलती हैं। और बाकी सारे लोगों का असली चेहरा इस तरह निकल के आता है। मतलब गिरगिट भी इतने कलर नहीं बदलता जितने ये सारे लोग अपने कलर बदल लेते हैं। आप ये देख लीजिए कि कोई भी हमला होता है देश के अंदर, इस्लामिक नारे लगाते हुए निरपराध लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, पुलिस को मार दिया जाता है, सेना के जवानों की हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन उनका धर्म नहीं पता चलता, उनका कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। और दुनिया भर में यही हालत है। फिर चाहे वो फ्रांस में हो, शार्ली हेब्दो को लेके जो कत्ल हो जाता हो, वो अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए हत्या कर देता है, गला काट देता है। फिर चाहे वहाँ की बात हो, चाहे सीरिया सूडान की बात हो, फिर चाहे नाइजीरिया के बोको हराम की बात हो, या दुनिया में या श्रीलंका में चर्च को उड़ा देने वाली बात हो, कहीं पर भी आज तक जो है किसी का धर्म नहीं पता चल पाया। अगर भाई धर्म नहीं पता चल पाया तो फिर उनको इस्लामिक तौर तरीक़ों से जो है उनको दफनाना भी नहीं चाहिए, उनको मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दो। लेकिन नहीं, यहाँ पे सेकुलरिज्म का एक दोगला आवरण चढ़ा के लोगों ने रखा हुआ। तो बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो गाहे बगाहे जो है दिमाग में आती हैं कि मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूं। और ये तो शेयर करने वाली बात है, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता होगा, ये आप लोगों से छुपा तो होगा नहीं। बस यही होता है कि कोई खुल के बोल देता है, कोई खुल के बोल नहीं पाता है। रामदेव महाराज तब तक अच्छे थे जब तक कि वो सिर्फ योग की बातें करते थे, जब तक कि वो सिर्फ दवाओं की बातें करते थे, आयुर्वेद की बात करते थे। जहाँ उन्होंने आध्यात्म की बात करना शुरू कर दी, वहाँ पे वो तमाम जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने वाले कम्युनिस्ट या बाकी सारी पार्टियाँ, लिब्रांडू हो गए, आपीए हो गए, सूतिये हो गए, इन लोगों की नज़र में वो एक संगी हो गए। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं। उन्होंने विरोध तो नहीं किया किसी और धर्म का। तो ये सारी चीज़ें जो है साल 2014 के बाद से बड़ी सारी चीज़ें इसी तरह खुली।
मतलब एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस देश के अंदर खतरे में सिर्फ एक ही समुदाय है, बाकी कोई खतरे में नहीं है। वो समुदाय कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसी तरह बाकी सारी खबरों को भी आपके सामने लाता रहूँगा और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। आपका सहयोग इसी तरह अगर मुझे मिलता रहे तो मेरी हिम्मत बढ़ती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी नाम से मेरा फेसबुक पे भी मैं पोस्ट करता हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। और अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई नई चीज़ आपको ऐसा लगे कि जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो आप ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।